नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर, हिंदी एंड संस्कृत फैकल्टी। आप लोगों का मोशन फाउंडेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा हिंदी ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो टॉपिक है वो अलंकार है। अलंकार के टॉपिक में हमें आज जो है सेकंड लेक्चर हम लोग करने वाले हैं। अलंकार में मैंने आप लोगों को सारे अलंकार के बारे में स्टार्टिंग में बता दिया था कि कौन सा अलंकार क्या होता है। वैसे तो 3 अलंकार मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 10th क्लास के अनुसार जो अलंकार का टॉपिक है उसके इम्पोर्टेंट जो अलंकार हैं वो आज के लेक्चर में होने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो करने वाले हैं उन्हें आप लोगों को अच्छे से सीखना है, अच्छे से समझना है और अपनी नोटबुक में जरूर लिखना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए आज का जो अलंकार का टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं और अलंकार के बारे में अच्छे से सीखते हैं कि किस तरह से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। वही चीज़ हम लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलंकार के बारे में, क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अलंकार क्या होता है ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अलंकार यानी कि अलम प्लस कार, यानी कि अलंकार का मीनिंग भी मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में कि अलंकार का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है। अलंकार का जो मीनिंग होता है वो आभूषण या गहने होता है। बस इतनी देखो, इतनी सारी नॉलेज है इसके अंदर। अलंकार को अगर पढ़ाने लगे तो 20 लेक्चर में भी अलंकार पूरा नहीं होगा, लेकिन आपको यहाँ पर इतना ही सीखना है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अच्छे से कर पाएं। अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है हमें अच्छे से आ रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग अच्छे से निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब हम लोगों ने सब कुछ सीख लिया है। आप लोगों की वहाँ पर क्या है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको वहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव बेस पे ही करना होगा। और ऑब्जेक्टिव बेस पे जब करते हैं, अगर सब्जेक्टिव बेस पे करते हैं तो हमें उदाहरण भी लेने पड़ेंगे, उदाहरण भी याद करने पड़ेंगे, हमें उसकी थ्योरी भी याद करनी पड़ेगी अर्थात उसकी परिभाषा भी याद करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हमें याद करनी पड़ती हैं। लेकिन यहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना होता है तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ी सी ट्रिक हम लोगों को सीखनी होती है और वही ट्रिक लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ और उसे ही आप लोगों को सीखना है, उसे ही नोट करना है और एक भी पॉइंट आप अपनी नोटबुक से बाहर नहीं जाने देंगे। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी नोटबुक में जो मैंने लिखवा दिया और आपने जो लिख लिया तो उससे बाहर एक भी पॉइंट आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं जाएगा। यानी कि जो ट्रिक मैंने आपको बता दी, इस तरह से इस अलंकार के आंसर को निकाला जाता है। आप लोग वहां से सीखने के बाद में चाहे किसी भी पेपर में अलंकार का क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप लोग आंसर को निकाल पाओगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अलंकार को। अलंकार क्या है, अलंकार क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। आज हम लोग जो है डायरेक्ट अलंकार को पढ़ेंगे और वो अलंकार जो है 4th नंबर का अलंकार है। लेकिन 4th नंबर के अलंकार के पहले यहाँ पर ये बात सीखना जरूरी है कि अलंकार में आप लोगों को मैंने सबसे पहले बताया था शब्द अलंकार, यानी कि अलंकार के जो भेद मैंने आपसे कहा था। वैसे तो अलंकार के भेद 2 होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 3 अलंकार के भेदों को भी माना जाता है। लेकिन आप जो है अलंकार के केवल 2 ही भेद बताएंगे, एक अर्थालंकार और एक शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के बारे में मैं पहले ही आप लोगों को चर्चा कर चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग यहाँ पर सेकंड लेक्चर में जो है अर्थालंकार के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो अर्थालंकार होता क्या है, यही चीज हम लोगों को समझनी होगी। तो अर्थालंकार के बारे में आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि अर्थालंकार होता क्या है। देखो अर्थालंकार, अब ये चीजें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। भाई अर्थ के माध्यम से अगर किसी काव्य पंक्ति में, अर्थ के माध्यम से किसी रचना में, अर्थ के माध्यम से किसी कविता में, अर्थ के माध्यम से किसी पोएम के अंदर अगर चमत्कार सुंदरता पैदा हो जाती है तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अगर शब्द के माध्यम से वहां पर सुंदरता पैदा होती है, शब्द के माध्यम से वहां पर सौंदर्यता उत्पन्न होती है, तो वहां पर क्या हो जाता है, शब्द अलंकार हो जाता है। और वहां पर आप लोगों को मैं शब्द अलंकार में 3 अलंकार पढ़ा चुका हूं और शब्द अलंकार मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिए हैं। आप उन्हें बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार समझेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को वहां पर समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर अर्थालंकार के बारे में। तो अर्थालंकार, यहाँ पर अर्थ प्लस अलंकार, इसका संधि विच्छेद हो जाता है। अर्थ प्लस अलंकार, तो बच्चों याद रखिएगा
अर्थ प्लस अलंकार, अगर मैं संधि विच्छेद के बारे में बात करूं तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है। जहाँ पर अर्थ हो और जहाँ पर अलंकार हो, इसका मतलब अर्थ के माध्यम से जो अलंकार को हम लोग समझते हैं वहाँ पर अर्था अलंकार होता है। चले यहाँ पर ये जितनी बातें मैंने आप लोगों को बताई है वही चीज यहाँ पर समझाई गई है। देखो किस प्रकार से काव्य में, अब काव्य का मतलब में आप लोगों को ऐसा नहीं है, यहाँ काव्यांश भी लिखा आ सकता है, यहाँ पर काव्यांश भी लिखा आ सकता है, यहाँ पर आपके कविता भी लिखा आ सकता है, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है ये काव्य भी लिखा आ सकता है, यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है क्या आ सकता है? पद्यांश भी लिखा आ सकता है। इन सभी में जो भी अलंकार दिया हुआ होता है, इन सभी में जो भी अलंकार दिया हुआ होता है, इसका मतलब वो अलंकार होता है। और गद्यांश के अंदर जो अलंकार होता है अर्थात वहां पर कोई अलंकार होता ही नहीं है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। वो महान कवि हुए थे जिन्होंने गद्यांश के अंदर भी अलंकार को रखा था, लेकिन उससे आप लोगों को यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को इतना सा ध्यान रखना है कि काव्यांश, कविता, काव्य, पद्यांश, इनके अंदर अलंकार होता है। तो जहां अलंकार का सौंदर्य अर्थ निहित हो, अर्थालंकार होता है। अर्थ के माध्यम से जहां पर अलंकार का सौंदर्य अर्थ निहित होता है वहां पर अर्थालंकार होता है। इन अलंकारों में काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्याय या समानार्थी शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। कहने का मतलब यह है, अगर एक शब्द दिया हुआ है, उस शब्द की जगह पर उसका पर्यायवाची शब्द भी अगर जोड़ा जाता है तो वहां पर भी वही चमत्कार, वही सुंदरता, वही वहां पर सौंदर्यता वहां पर नजर आती है। तो वहां भी शब्दा अलंकार ही होता है, अर्थात वहां पर ही अर्था अलंकार ही होता है। ठीक है, तो शब्द की जगह शब्द रखेंगे तो शब्दालंकार, और शब्द की जगह शब्द रखने के बाद भी अगर उसका अर्थ निकालेंगे तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? अर्थालंकार हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब देखो यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अर्थालंकार। ये सेकंड नंबर का अलंकार है अर्थालंकार। अर्थालंकार में यहाँ पर बहुत सारे अलंकारों के नाम दिए गए, लेकिन आपको इतने सारे नाम वाले अलंकार नहीं पढ़ने। आपको जो में इंपॉर्टेंट अलंकार जो आपके सिलेबस में जो अलंकार दिए गए हैं उन्हीं अलंकारों को पढ़ना है, बाकी किसी अलंकार को आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर उपमा अलंकार, यहाँ पढ़ेंगे रूपक अलंकार और यहाँ पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। बाकी इन अलंकारों के बारे में जो इंपॉर्टेंट अलंकार हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, बाकी अलंकारों के बारे में आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। तो समझने की कोशिश करेंगे उपमा अलंकार। देखो उपमा अलंकार क्या होता है? जहां पर उपमा दी जाती है, उपमेय और उपमान का जहां पर बोध होता है वहां उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार क्या होता है? एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जाता है। ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां पर मनु, जानो, जनु इस तरह के जो शब्द आते हैं वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहां पर बात को बड़ा चढ़ा करके कहा जाता है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग और लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस तरह के अगर वहां पर आते हैं उदाहरण तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। संदेह अलंकार में क्या होता है? जहां पर संदेह प्रकट हो, जहां पर संदेह प्रकट हो लेकिन वो जो है संदेह हमेशा बना रहता है तो वहां संदेह अलंकार होता है। भ्रांति अलंकार में क्या होता है? जहां भ्रांति तो होती है लेकिन उसको देखने के बाद में वो भ्रांति मिट जाती है तो वहां पर भ्रांति अलंकार होता है। इस तरह के अलंकार हैं। यहां पर इन अलंकारों को आपको नहीं सीखना है। आपके जो है सिलेबस में जो अलंकार दिए गए हैं उन्हीं अलंकारों को आपको करना है, और वो जो अलंकार हैं वो केवल जो है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। इन अलंकारों को हम लोगों को अच्छे से करना होगा। तो चलिए एक एक अलंकार के बारे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे और किस तरह से इनकी जो ट्रिक है, किस तरह से इनको बिना रटे हम लोग किस तरह से याद रख पाते हैं, ये चीज़ आप लोगों को, ये बातें आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली हैं। बहुत अच्छी तरह से आप लोग सीखने वाले हो। बस आप लोगों को नोट करना है, एक एक पॉइंट नोट करते हुए जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अलंकार जो हमारा आता है वो है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है बच्चों? उपमा अलंकार है। उपमा ही नाम है इसका। एक दूसरे के ऊपर क्या किया जाता है? उपमा को उपमान के अनुसार रखा जाता है। तो देखो यहाँ पर ये आराम से आप लोगों को समझना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। काव्य में मैंने आपको बोला था काव्य कहो, काव्यांश कहो, कविता कहो, पद्यांश कहो, एक ही बात है। ठीक है। काव्य में जब दो भिन्न व्यक्ति, वस्तु, विशेष गुण, आकृति, भाव, रंग, रूप,
आदि को लेकर समानता बताई जाती है। यानी कि दो भिन्न व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनमें किसी व्यक्ति वस्तु गुण, अब गुण में, आकृति में, भाव में, रंग में, रूप में, किसी न किसी के रूप में दोनों में क्या बताया जाती है, दोनों में यहाँ पर समानता बताई जाती है। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट ही आपको रखना है याद। क्या बताई जाती है वहां पर, समानता बताई जाती है। दो व्यक्ति हैं लेकिन उनमें गुण, आकृति, भाव, रंग, रूप किसी एक के कारण क्या हो जाती है, समानता वहां पर हो जाती है। अगर वहां पर इस तरह की समानता प्रकट होती है तो 100% वहां पर क्या होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर, अर्थात उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में क्या बताई जाती है, समानता बताई जाती है। ये बातें आप लोगों को अच्छे से नोट करनी है कि जहां पर भी उपमेय और उपमान में समानता बताई जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। सागर सा गंभीर हृदय, सागर सा गंभीर हृदय, अरे उसका हृदय कैसा है, सागर के समान है। तो बात याद रखें, यहाँ पर यही बातें याद रखने वाली है। देखो किस तरह से ये उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, सागर सा गंभीर हृदय, चार अंग उपमा के होते हैं। इस पॉइंट को अभी आप छोड़ दें, इस पॉइंट के ऊपर आप अभी ध्यान नहीं दें, आप पहले उस उदाहरण को समझें और उस उदाहरण के माध्यम से उपमा अलंकार को समझने की कोशिश करें। कैसे, वर्णीय व्यक्ति या वस्तु यानी जिसकी समानता अन्य किसी व्यक्ति से बताई जाती है, उसका उदाहरण हृदय के बारे में कहा गया है, अतः हृदय उपमेय है। तो बात यही समझने वाली है। देखो कैसे, मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक उदाहरण, हम लोग वही उदाहरण यहाँ लिखते हैं, सागर सा गंभीर, सागर सा गंभीर हृदय, सागर सा गंभीर हृदय हो। अब देखो यहाँ पर ये सागर सा और गंभीर और हृदय, ये चार शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। इन चारों शब्दों को मैं अलग अलग कहूंगा। सागर सा हृदय, तो ये हृदय क्या है यहाँ पर, ये हृदय यहाँ पर उपमेय है। बात समझ में आ रही है। और सागर सा, अब सागर यहाँ पर क्या है, उपमान हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर, उपमान हो जाता है। तो हृदय यहाँ पर उपमेय हो जाता है और यहाँ पर सागर क्या हो जाता है, उपमान हो जाता है। लेकिन बात समझने की कोशिश कीजिएगा, इन दोनों में क्या बता दी जाती है, समानता बता दी जाती है। इन दोनों में क्या बता दी जाती है, समानता बता दी जाती है। जब इन दोनों में समानता बता दी जाती है, यानी कि जो उसका हृदय है वो सागर जैसा है, अरे सागर ही हृदय है, हृदय ही सागर है, दोनों में समानता है, तो फिर वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा बच्चों, वहां पर अलंकार हो जाएगा मेरे लिए उपमा अलंकार। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। चलिए यहां पर इतनी ही बात समझनी थी कि अगर उपमेय और उपमान में समानता बता दी जाए, अब आप कहोगे सर उपमेय और उपमान क्या होता है, आपको लगेगा यार उपमेय और उपमान का मामला क्या है। तो उपमेय और उपमान का मैं आप लोगों को यहां पर छोटी सी पॉइंट सी बात में आप लोगों को यहां पर समझा देता हूं कि उपमेय जिसकी विशेषता बताई जाती है वो उपमेय होता है और जो विशेषता बताई जाती है वो उपमान होता है। समझ गए आप लोग, वेरी गुड। अब यहां पर देखो, सागर सा गंभीर हृदय, तो हृदय जो है वो कैसा है, सागर जैसा है। तो हृदय की बात हम लोग सागर के समान कर रहे हैं, तो हृदय तो उपमेय हुआ, क्योंकि हृदय के लिए ही तो उपमान आया है, हृदय के लिए ही तो यहाँ पर सागर के रूप में हमने लिया है। किसको लिया है, हृदय को लिया है। तो हृदय क्या हो गया, उपमेय हो गया, सागर क्या हो गया, उपमान हो गया। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। चले आगे बढ़ते हैं, हम इसी क्रम में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझनी है बेटा, आप इनको अगर समझ लेते हो तो कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। अगर यहाँ पर ही समझ लिया तो फिर एक भी उदाहरण आपका बाहर जाने वाला नहीं है। ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। तो देखो उपमेय वाली बात यहाँ पर करी थी, इसके बाद में उपमान वाली बात मैंने आपको बता दिया है, पहले समझा दिया है कि उपमान यहाँ पर किसको लिया गया है, सागर को लिया गया है। तो हृदय को क्या माना है, हृदय को आपने माना है उपमेय, और यहाँ पर सागर को क्या माना है, आपने यहाँ पर सागर को माना है उपमान। समझ गए सारी बातों को। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे लिए आता है समान धर्म। यहाँ पर समान चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म और साधारण
धर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 4 अंग यहाँ बताए गए हैं। तो यहाँ पर समान धर्म क्या है? उपमेय और उपमान में समान रूप से पाए जाने वाले गुण को क्या कहा जाता है? समान धर्म कहा जाता है। अब देखो वहां पर एक उदाहरण आप लोगों को बताया था, सागर सा गंभीर हृदय। तो वहां पर सागर सा गंभीर हृदय, यानी कि सागर भी गंभीर है, हृदय भी गंभीर है। तो दोनों में क्या बताया जा रहा है? दोनों में क्या बताया जा रहा है? दोनों में समान धर्म क्या है? अरे ये गंभीर की वजह से दोनों में क्या आ रहा है? गंभीरता है दोनों के अंदर। सागर भी गंभीर है और हृदय भी गंभीर है। दोनों में समान धर्म का प्रतीत वहां पर नजर आता है। जब दोनों में समान धर्म वाली बात जिस शब्द से की जाती है कि दोनों में जो है यानी कि सागर और हृदय दोनों ही क्या है? गंभीर है। और जिस शब्द के माध्यम से वहां गंभीरता प्रकट हो रही है, जिस शब्द के माध्यम से वहां पर दोनों में समानता प्रकट हो रही है, उसे क्या कहा जाएगा? उसे समान धर्म कहा जाएगा। समझ गए बच्चों? चलिए तो देखते हैं उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में, यहाँ पर उपमान में समान रूप से पाए जाने वाले गुण को समान धर्म कहते हैं। अर्थात जो उपमेय होता है और जो उपमान होता है, दोनों में समान रूप से जो धर्म पाया जाता है, जो समान रूप से जो प्रतीत होता है, और यहाँ पर वो समान धर्म क्या है? हमारा गंभीर शब्द है। इसलिए ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? गंभीर शब्द समान धर्म के रूप में जाना जाएगा। अगला आता है हमारा वाचक शब्द। ये जो वाचक शब्द है इसको हम लोग पहचान के शब्द के नाम से भी, पहचान शब्दों के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अरे इतनी सारी रामायण, इतनी बड़ी रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी स्टूडेंट ने इसको सीख लिया, जिस भी स्टूडेंट ने इस वाचक शब्द को याद कर लिया, फिर कोई भी उसको यहां पर चैलेंज करने वाला नहीं है। अर्थात उपमा अलंकार को सीखने से रोकने वाला उसको कोई नहीं हो सकता। अर्थात उपमा अलंकार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो वह क्वेश्चन वहां पर उसका गलत जाने वाला नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या? वाचक शब्द। चलो, जिन शब्दों के द्वारा उपमेय और उपमान को समान धर्म के साथ जोड़ा जाता है उसे कहते हैं वाचक शब्द। ये परिभाषाएं, इनको नहीं रटनी है आप लोगों को, केवल पढ़ना है। 1 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लेना, रटना नहीं है। अरे यहाँ पर आपको रटना नहीं सिखाया जाता। यहाँ पर आपको क्या सिखाया जाता है? यहाँ पर आपको पढ़ना और याद करना सिखाया जाता है कि किस तरह से याद रखा जा सकता है, किस तरह से सीखा जा सकता है। ये तरीका आप लोगों को यहाँ पर समझाया जाता है। तो चलिए देखते हैं वाचक शब्द के बारे में। मैंने आपको बताया है कि वाचक शब्द जो होते हैं वह हमारे पहचान के शब्द होते हैं। किसके पहचान के शब्द हैं? ये उपमा अलंकार के पहचान के शब्द हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, उक्त उदाहरण में सा, गंभीर सा आया, वहां पर सा, तो सा यहां पर क्या है? वाचक शब्द है। फिर आगे देखो, शब्द द्वारा उपमान तथा उपमेय के समान धर्म को बताया जाता है, अतः सा शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाचक शब्द हो जाएगा। देखो इतने सारे शब्द वाचक शब्द हो सकते हैं, सा, सम, सरिस, समान, सदृश्य, और भी मैं लिख देता हूं यहाँ पर सदृश्य। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं, अगर ये शब्द किसी भी वाक्य में या किसी भी पोएम या किसी भी काव्यांश में, किसी भी पद्यांश में इन शब्दों को लिया जाता है तो वहाँ पर 100% जो है कौन सा अलंकार होगा बच्चों? वहाँ पर उपमा अलंकार ही होगा। और ये हम सीखेंगे किससे? उदाहरण के माध्यम से। और ये सीखेंगे हम लोग प्रश्नों के माध्यम से। जब ये टॉपिक हम लोग पढ़ लेंगे, जब लास्ट में मैं आप लोगों को प्रश्न करवाऊंगा, ऐसे आंसर दोगे आप फटाफट, दिक्कत ही नहीं आने वाली आप लोगों को। चलिए देखो उदाहरण, ये उदाहरण इतने बढ़िया हैं। यहाँ पर देखो, ये उदाहरण इतने बढ़िया हैं, कितने बढ़िया हैं। देखो मैंने कहा था सरिस और सम, ये क्या है? ये है वाचक शब्द। क्या है ये है वाचक शब्द। ये क्या है? वाचक शब्द। अगर कहीं भी वाचक शब्द मैंने बोला था सा, सम, सरिस, समान, सदृश्य, कौन कौन से? सा, सम, सरिस,
समान सदृश्य, इनमें से अगर कोई भी एक शब्द आता है किसी काव्य पंक्ति में तो वहां पर उपमा अलंकार ही होता है। ये बात मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं, इसे तो भूलना ही नहीं है। रट लो इनको रट लो। सा सम सरी समान सदृश्य, सा सम सरी समान सदृश्य, सा सम सरी समान सदृश्य। ये जहां जहां पर भी इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए, इनको बोलते हैं वाचक शब्द, इनको बोलते हैं पहचान वाले शब्द। और यहाँ कहीं भी किसी भी पोएम के अंदर अगर किसी भी पोएम वाली लाइन में, किसी भी पद्यांश में, किसी भी पद्यांश वाले उदाहरण में, किसी भी काव्यांश में इनमें से कोई भी एक शब्द अगर आ जाता है, किनमें से, इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाता है तो वहां पर सोच लेना, वहां पर उपमा अलंकार है। दिमाग नहीं लगाना किसी अलंकार के बारे में। डायरेक्ट अगर ऑप्शन में उपमा अलंकार दिया हुआ है, उपमा अलंकार को लगा देना टिक सीधा। ये हो गया भैया मेरा आंसर, दिमाग नहीं लगाना। देखो यह है ट्रिक। इतनी रामायण को रटे। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? उपमा अलंकार के अंग याद रख लेना। कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कौन कौन से हैं तो आप बता सकते हो उपमेय, बता सकते हो उपमान, बता सकते हो साधारण धर्म, और उसके बाद में 4th नंबर का आता है हमारा वाचक शब्द। क्या आता है? वाचक शब्द। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा उपमा अलंकार में समानता बताने वाला शब्द कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? साधारण धर्म, जिसको समान धर्म के नाम से भी जाना जाता है। समानता धर्म के नाम से भी जाना जाता है। आ गई बात समझ में? अब आपसे पूछा जाएगा कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो क्वेश्चन आप आसानी से बता सकते हो। जहां पर उपमेय उपमान में गुण दोष आदि के माध्यम से समानता बताई जाए, वहां क्या होता है बच्चों? वहां पर उपमा अलंकार होता है। याद कर लेना बस, ये पॉइंट कर लोगे। बस इतना सा आगे मामला। अगर ये उदाहरण में आ जाता है पीपर पात सरिस मंडोला, अगर ये उदाहरण में आ जाता है और आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो मैंने आप लोगों को ये यहाँ पर 5 शब्द दिए हैं और इन 5 शब्दों को याद अगर आपने रख लिया तो कोई सा भी उदाहरण आ जाए ये मिलेंगे आपको वहाँ पर। सा सम सरिस समान सदृश्य, सा सम सरिस समान सदृश्य, इनमें से कोई ना कोई एक शब्द आपको जरूर मिलेगा। तो कर लोगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। उपमा अलंकार के बारे में कोई डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। बाकी हम लोग जो है इसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो उन क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों के सारे डाउट ही क्लियर हो जाएंगे। चले बढ़ते हैं आगे। अब देखो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, इसे आप लोगों को समझना था। ये जो मैंने इसको समझाया है ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। पहले उदाहरण में ये फर्स्ट उदाहरण जो है उसमें मन, उपमेय क्या है? मन है। उपमान क्या है? पीपर पात, समान धर्म, डोला। इनको सारी चीज़ों को आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। आप इतनी सारी बातें भी अगर आप याद नहीं करोगे ना और आपने ये पकड़ लिया तो फिर कोई भी दिक्कत आपको वहां पर नहीं आएगी। तो ठीक है, देखते हैं। पहले उदाहरण में उपमेय यानी कि मन, ठीक है, मन डोला। ये मन क्या है? यहाँ पर उपमेय है। ये मन क्या है? यहाँ पर उपमेय है मन। उपमान पीपर पात, अब पीपर पात ये यहाँ पर क्या है? ये आपका उपमान है। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसकी जरूरत आपको नहीं है कि क्या क्या है। समान धर्म क्या है? डोला। दोनों ही क्या हो रहे हैं? डोल रहे हैं।
ये क्या है आपका समान धर्म है। समान धर्म को मैंने आपको बताया था साधारण धर्म भी जिसको हम लोग कहते हैं, साधारण धर्म भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में तथा वाचक शब्द सरिस, ये सरिस क्या है यहाँ पर, यही तो याद रखना था, यही याद रखना था वाचक शब्द, यही सबसे मेन है, यही क्या है सबसे मेन है। बस इतनी सी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, बाकी और कुछ भी याद नहीं रखनी है। तो आप तो इन सब चीजों को भी भूल जाइए कि डोला क्या है, पेपर पात क्या है, मन क्या है, नहीं, आपसे इतना कुछ नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि दिए गए उदाहरण में कौन सा अलंकार है, तो आप लोग वहां पर पकड़ लेना। सरिस शब्द आ रहा है, उपमा अलंकार हो गया, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है अगला अलंकार आता है रूपक अलंकार। देखो सिंपल सी बात है, रूपक अलंकार में क्या होता है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट बताता हूँ। दो शब्द अलग अलग होंगे, पकड़ लेना इस ट्रिक को। जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये कहीं लिखी हुई नहीं है, ये कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी आप लोगों को। दो शब्द होंगे और दो शब्दों के बीच में एक डैश का निशान दिया हुआ होगा। 99% ट्रिक वहां पर आपकी चल जाएगी। दो शब्द होंगे और दोनों शब्द अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, दोनों शब्द अलग अलग होंगे और बीच में डैश का निशान दिया हुआ है। अरे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप वहां पर रूपक अलंकार लगा दीजिए। क्या लगाओगे, रूपक अलंकार लगाओ। देखो जहां पर सासम सरिस समान सदृश्य शब्द आ रहा है और वहां डैश का निशान लग रहा है, आप कहोगे सर यहां भी लग रहा है, तो वहां नहीं लगाना है, वहां उपमा अलंकार लगाना है भैया, वहां वाचक शब्द दिया हुआ है। लेकिन रूपक अलंकार में दो शब्द, उनके अलावा दो शब्द दिए हुए हैं और डैश का निशान वहां लगा करके दिया है, तो इसका मतलब वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। बात क्लियर है, मामला अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए पढ़ते हैं। काव्य में जब उपमेय और उपमान, उपमेय और उपमान का निषेध रहित अर्थात उपभेद आरोप किया जाता है। यहाँ पर उपभेद या फिर अभेद दोनों सही है, अभेद या उपभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों को एक रूप मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमान और उपमेय को समानता प्रकट की जाती है, एक नहीं माना जाता, कहां, उपमा अलंकार में, लेकिन दोनों को एक मान लिया जाता है, दोनों को एक रूप मान लिया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। समझ गए बात को। चलिए इसका विश्लेषण करने पर उपमेय उपमान के मध्य रूपी वाचक शब्द आता है। ये रही बात आपकी, सबसे खतरनाक बात है। अरे ये सबसे खतरनाक बात है, कौन सी, रूपी शब्द। रूपी शब्द, ये रूपी शब्द है ना, ये अगर कहीं भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो वहां ध्यान रख लेना, वहां पर कौन सा होगा, वहां पर रूपक अलंकार होगा। ये रूपी शब्द से पता लग रहा है मुझे कि वहां पर रूपक अलंकार है, लेकिन नहीं आया, वहां पर रूपक अलंकार में रूपी शब्द नहीं आया, तो क्या करोगे। अरे मैंने आप लोगों को बताया है, सर ने आपको समझाया है क्या, कि भैया दो शब्द होंगे, अलग अलग होंगे और दोनों शब्दों के बीच में डैश का निशान दिया हुआ होगा, तो वहां पर रूपक अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। कोई चैलेंज नहीं कर सकता इस बात को, याद रहेगा, वेरी गुड। देखो अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। देखो यहाँ पर अंबर पनघट, बीच में दो शब्द हैं, बीच में डैश का निशान है। अरे रूपक अलंकार, रूपक अलंकार नहीं लगाना मुझे, दूसरा अलंकार हो गया मेरा काम। अरे नहीं पढ़ना मुझे इतनी डिटेल, इतनी रामायण, मुझे ट्रिक से पढ़ना है, वो ट्रिक आप लोगों को यही मिल पाएगी, आपको कहीं नहीं मिल पाएगी। समझ गए होंगे। आगे, डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। देखो सारे शब्दों में देखो दो शब्द हैं, अलग अलग हैं और बीच में डैश का निशान दिया हुआ है। जब डैश का निशान दिया हुआ है, मुझे नहीं आता इनका अर्थ, मैं नहीं कर सकता इनका अर्थ,
लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूं कि यहां पर कौन सा अलंकार है, लेकिन मैं फिर भी समझा सकता हूं यहां कौन सा अलंकार है। कर सकते हो आप लोग? वेरी गुड, ये हुई ना बात। तो अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो ये आसानी से आप लोगों को करना है। चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको। तो इतनी सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर कर ली है। अब आगे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। देखो, अंबर पनघट में अंबर रूपी, अंबर क्या है? आकाश है। अंबर रूपी पनघट, पनघट वहाँ जहाँ पानी लेने के लिए औरतें जाती थी उसको पनघट कहा जाता है। डूबो रही तारा घट, तारे रूपी घट को यानी कि घड़े को, उषा नागरी, उषा रूपी एक सुंदरी। ये तो मैंने अर्थ बता दिया। देखो, अर्थ से कुछ भी समझ में नहीं आया। और यहाँ पर हर जगह पर मैंने एक बात आपको बोली है, अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घट और उषा रूपी नागरी। यहाँ पर हर जगह पर मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बोला है। बोला है नहीं बोला? बताओ, बोला है ना? तो हर जगह पर जब मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ, क्या रूपी शब्द को मैं बोल रहा हूँ। अंबर पनघट, अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घट और उषा रूपी नागरी। अब समझ में आया? कुछ नहीं आया। मैंने बोला ना, जैसा मैंने बताया है वैसे ही याद रखो। सासम सरिस, सासम सरिस, समान रूपी, सदृश्य, इन 5 शब्दों का प्रयोग किसी काव्यांश में होता है, उपमा अलंकार होता है। अगर 2 शब्दों के बीच में डैश का निशान आता है, दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। सब भूल जाओ सारी चीजें, इतना याद रखना है आपको। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चले, यहां पर ये सारी बातें जो है यही समझाई गई है। 3 स्थलों पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, और वो है अंबर पनघट में, तारा घट में और उषा नागरी में। सारी बातें वही है, लेकिन याद उतना ही रखना है जितना मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से समझाया है। ये कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, तो याद रखिए। देखो, अंबर रूपी पनघट, तारा रूपी घट, उषा रूपी नागरी और चरण कमल बंदो हरिराई, ये इसी के साथ जुड़ा हुआ उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर भी देखो, दोनों शब्द अलग अलग हैं और बीच में डैश का निशान दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है? रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर अगला अलंकार आता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार में से एक उदाहरण हमारे आता ही आता है। एक पेपर में अगर अलंकार से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो इनका एक प्रश्न तो बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा, ये मान के चलिए, गारंटी यही है। क्योंकि ये दोनों अलंकार के बिना तो प्रश्न पूरा होता ही नहीं है। आगे बात समझ में? चलो देखो, यहां पर भी वही काव्यांश में जब उपमेय और उपमान की संभावना होती है, जब संभावना प्रकट की जाती है, अरे कहीं पर भी समानता प्रकट की जाती है, उपमा अलंकार, दोनों को एक कर दिया जाता है रूपक अलंकार। जब संभावना प्रकट की जाती है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ गए? समझ जाओगे? अरे समझ गए होंगे। चलो देखो, तथा संभावना हेतु जनु, ये हुई ना बात। जनु, मनु, जानो, मानो, और लिख देता हूं, मनहू, जनहू, ज्यों, ये और भी शब्द हैं। ठीक है, जनू, जानो, मनु, मानो, मनहू, जनहू, ज्यों, इनमें से कोई भी एक शब्द आता है, इनमें से कोई भी एक शब्द आता है किसी काव्यांश में, किसी पद्यांश में, तो वहां पर अलंकार होगा उत्प्रेक्षा। कौन सा? उत्प्रेक्षा। समझ गए? एक बार रिवाइज कर देता हूं पूरे के पूरे। उपमा अलंकार से
सम सा सरि समान, सम सा सरि समान रूप, सम सा सरि समान सदृश्य। इन 5 शब्दों में से कोई भी एक शब्द किसी काव्यांश या किसी पद्यांश में अगर आता है तो उपमा अलंकार हो जाएगा। 2 शब्दों के बीच में डैश का निशान आता है, दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अगर वहां पर ये शब्द नहीं दिए हुए हैं, रूपी शब्द का प्रयोग हो रहा है किसी काव्यांश में, तो वहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। जहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है वहां क्या होगा, जनु जानो मनु मानो, मनहु जानू, और जो शब्दों में से किसी एक का प्रयोग अगर होता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग माना जाएगा। मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कुछ भी याद करने लायक नहीं है। सारे रामायण सब बेकार है। आपको इतना याद रखना है, कितना याद रखना है, जो मैंने अभी बोला है। ठीक है, चलिए देखो अब आगे समझते हैं। सोवत वोडे पति पटाए श्याम सलोने गात, मनोलीन मलिशैल पर आता प्रयो प्रभात। ये मनो, यहां मनो की जगह मानो भी आ सकता है, घबराए नहीं। मनो, मानो, जनो, जानो, जनहू, मनहू, इस तरह के शब्द कहीं पर भी अगर आ जाएं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्यारे 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 अलंकार वहां पर होते हैं, कौन से, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पीतांबरधारी श्री कृष्ण हेतु कवि बिहारी संभावना व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पीत पट ओढ़े कृष्ण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल का तप धूप शोभायमान हो रहा है। इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके अर्थ से हमें कोई मतलब नहीं है। आपसे वहां पर अर्थ नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। कैसे पता लगाओगे, सर मनु, सर मानो आ रहा है इसके अंदर, हो गया मेरे अलंकार का काम। नहीं पढ़ना मुझे इसके अर्थ को, नहीं समझना मुझे इसके अर्थ को, हो गया मेरा काम। मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना है, मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करना है, मुझे इसके अर्थ को नहीं करना है। समझ गए, वेरी गुड। चले आगे देखते हैं। यहां पर अगला आता है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिम कणों से मानो। ये लो साहब, यहां पर क्या आया, मानो शब्द आया। और मैंने आपसे कहा था मनु, जनु और मानो, ये शब्द जनहू, जनहू, मनहू, मनहू, ज्यों, इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए ना किसी पंक्ति में, तो वहां सोच लेना क्या, कि भैया उत्प्रेक्षा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है वहां पर, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नहीं समझना मुझे और कुछ भी, बस इन शब्दों को याद रखना है। ये शब्द नैया पार लगा देंगे, इन शब्दों के बिना कुछ भी नहीं है। अरे रट रट के पागल हो जाओगे, नहीं रटना आपको इतना, आप इतना ही पढ़ना है। समझो, ट्रिक समझो भाई, वो ट्रिक समझो, कहीं नहीं मिलेगा ये। देखो आगे, यहां पर दिया गया है अगला उदाहरण, मोर मुकुट की चंद्रकनी त्यों राजति नंदन मनु शशि देख। ये देखो मनु शब्द आ गया, 100% कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये चीजें याद रखनी है आप लोगों को, और अच्छे से आप लोग इनको कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी, मेरे हिसाब से कर सकते हो आसानी से, कोई परेशानी नहीं है। चलिए देखते हैं वो आगे क्या आता है। इसमें आगे का जो मैटर है उसे हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और ये समझने वाली चीज़ थी इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। और ये है हमारा यमक और ये है हमारा श्लेष। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इसके पहले वाले लेक्चर में, लेकिन मैंने यहाँ लिया है कि आप लोगों को अंतर समझ में एक बार रिवाइज हो जाए, समझ में आ जाए बात। यहाँ पर मैंने बताया है कि कनक कनक 2 शब्द हम लोगों ने वहाँ पर ये उदाहरण लिया था, और इस उदाहरण में मैंने आपसे कहा था कि एक जैसे ही शब्द अगर आते हैं, एक जैसे ही शब्द आते हैं और उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इतनी बात मैंने आप लोगों को वहाँ पर समझाई थी। इसके बाद में एक शब्द के अगर अनेक अर्थ चिपके हुए हो, मोती, मानुष और चून,
मैंने आपको बताया था चमक, इज्जत और जल, इनसे इनके शब्दों के अर्थ चिपके हुए हैं, तो वहां पर मैंने आपको बताया था श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में कर चुका हूँ। इसके बाद में बात आती है यहाँ पर उपमा और रूपक अलंकार की, जिसको हम लोगों ने अभी समझा है। देखो, उपमा अलंकार में किसी बात को किसी उपमेय और उपमा में समानता बताई जाती है। मैंने आपको बताया है, अगर जहाँ पर भी समानता बताई जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और एक दूसरे के आरोप अभेद कर दिया जाता है, अर्थात एक रूपता बताई जाती है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो इन चीज़ों को आपको नहीं करना है, आपको तो इतना याद रखना है, जो मैंने ट्रिक बताई है, जो शब्द मैंने बताए हैं, जैसे आप लोगों को आंसर निकालना है, वो याद आपको करना होगा। ठीक है, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। पेपर पास सरिस मंडोला, यहाँ पर सरिस शब्द आ गया। ये सरिस शब्द आने की वजह से मैंने यहाँ पर क्या निकाल लिया, उपमा अलंकार निकाल लिया। ठीक है, कर लोगे इसको, कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर दो शब्द आ जाए, दो शब्दों के बीच में अगर डैश का निशान आ जाए, और ये देखो यहाँ डैश का निशान लगा हुआ है, दो शब्दों के बीच में डैश का निशान अगर लगा हुआ है, दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को वहाँ पर समझाई थी। अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, वहाँ पर भी ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि कैसे हम लोगों को वहाँ पर आंसर निकालना होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न, किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर आंसर निकालने होते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। ये पहला प्रश्न हमारे यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार है। देखो, अर्थालंकार और शब्दालंकार, अर्थालंकार और शब्दालंकार यहाँ पर हम लोगों ने समझे थे। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार की बात हम लोगों ने यहाँ पर करी थी। पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर शब्दालंकार के बारे में समझा। तो यहाँ पर देखो, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वीणा अलंकार। तो यहाँ पर जो उपमा अलंकार है, ये कौन सा अलंकार है, अर्थालंकार हो जाएगा। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, जहां उपमेय का निषेध करने उपमान का आरोप किया जाता है, उपमेय का निषेध करने और उपमान का आरोप किया जाता है, अर्थात समानता बताई जाती है। क्या बताई जाती है, समानता बताई जाती है। समानता बताई जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। आप लोग यहां पर कर सकते हो, नहीं है। ठीक है, अब ये डायरेक्ट आप लोगों को अब समझ में आ जाएगा। ठीक है, शब्दा अलंकार नहीं है, ये लिखा हुआ है, देखो इसमें करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर ये काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, लिखा हुआ है। तो देखो, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा, उपमा अलंकार, ये अर्थालंकार है। तो कर सकते हो, समानता बताई जाती है, वहां पर क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न आता है तीसरा, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। समझने की कोशिश करेंगे कि देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को ट्रिक बता चुका हूं कि दो शब्द होंगे, मत रटो यार, मत रटो इनके अर्थों को, समझो, बढ़िया से पढ़ाई करो, समझो। दो शब्द हैं, दो शब्दों के बीच में डैश का निशान दिया हुआ है, तो अब तो समझ में आ गया। क्या सर, दो शब्द हैं, बीच में डैश का निशान है, 100% रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। क्लियर, ये रहा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, मत सोचो कुछ भी, आगे बढ़ो। दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी परी सी, अब देखो यहां पर सी आ गया, परी सी, इसका मतलब यहां पर उपमा अलंकार होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, सा, सम, सरिस, सी, सदृश्य, समान, इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा। अब यहां और भी अलंकार है, यहां पर प्रकृति भाव अलंकार भी है, यहां पर मानवीकरण अलंकार भी है, और यहां पर रूपक अलंकार भी है। संध्या सुंदरी, इतने सारे अलंकार है यहां पर रूपक अलंकार भी है। ठीक है, और यहां पर एक और मैं यहां पर बता देता हूं आप लोगों को, मानवीकरण, यहां पर मानवीकरण अलंकार भी है। ठीक है, तो इतने सारे अलंकार हैं, लेकिन आपको तो याद रखना है साहब, जब ये नहीं है तो उपमा अलंकार है। ठीक है, बढ़े आगे।
देखो अगला क्वेश्चन है, अति मलिन वृषभा भानुकुमारी अधोमुख रहित उरग नहीं चितवत ज्यों गत हारे। यहाँ पर ज्यों शब्द का प्रयोग हो गया। मैंने आपको बताया था जहां पर भी ज्यों त्यों जनु, याद रख लेना इनको, बार बार इसलिए लिख रहा हूं, मनु जानो मानो मनहू जनहू जनुहू, इनमें से कोई भी एक आ जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां पर आ रहा है ज्यों ज्यों, ये क्या है? ये उत्प्रेक्षा अलंकार के भाव है। क्या है ये? उत्प्रेक्षा अलंकार के भाव है। कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। अगला देखते हैं यहाँ पर प्रश्न, पट पीत मानहूं, ये आ गया मानहूं। अब इन दोनों की बात अगर मैं करूं कि सर यहाँ पर भी तो डेश का निशान आ रहा है, शब्द अलग अलग है, लेकिन यहाँ देखो ये एक शब्द यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पर यहाँ जो शब्द दिया गया है मानहूं, अर्थात जो शब्द है ये उत्प्रेक्षा का भाव यहाँ पर बताता है, और मानो जो शब्द है ये पहचान वाला जो शब्द है ये उत्प्रेक्षा में जाता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है काले का सी। अब ये देखो सी आ गया, सा सी सम सरिश, बताया था मैंने, सा सी सम सरिस। अगर कोई शब्द छूट गया हो तो यहाँ फिर दोबारा रिवाइज हो जाता है वो, तो देख लेना यहाँ पर, सा सी सम सरिस, समान सदृश्य। अगर इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? वहां पर अलंकार होता है अपना उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। कर लोगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। अगला प्रश्न है पीपर पात सरिस, ये तो कर चुके हैं, ये तो उदाहरण में हम लोगों ने कर लिया था, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो सरिस शब्द आ रहा है तो इसमें डायरेक्ट उपमा अलंकार हम लोग इसमें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, तब बहता समय शिलासा। यहां पर देखो सा शब्द आ गया, तो मैंने आपको बताया था, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं, सा सम सी, हाँ? सा सम सी, सा सम सी समान सदृश्य, सा सम सी समान सदृश्य सरिस। इनमें से कोई भी शब्द आता है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। और ये रहा हमारा वाचक शब्द। क्या बोलते हैं इसको? वाचक शब्द बोलते हैं। और मैंने आप लोगों को एक बात और बताई थी, इसको पहचान वाला शब्द भी बोलते हैं, पहचान शब्द इसको बोला जाता है। ये अपनी तरफ से जोड़ा गया मामला था, ठीक है। अगला प्रश्न है शशि मुख पर घूंघट डारे। देखो दो शब्द आए हैं, बाकी में कोई भी यहाँ पर पहचान वाला कोई शब्द नहीं है, इसका मतलब दो शब्द आए हैं और दो शब्दों के बीच में डेश का निशान आ रहा है, इसका मतलब मेरा कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। कर सकते हो, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक। देखो 100% यार, अपनी जो ट्रिक है ना 100% यहाँ पर सटीक बैठ रही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगला प्रश्न आता है, क्या कहता है? शस्त्र बाहु सम। ये देखो यहाँ पर मैं बता चुका हूं आप लोगों को, सा सम सरिस समान, सा सम सरिस समान, सी सदृश्य। इनमें से कोई भी एक शब्द आता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। ये रहा यहाँ पर, इसको क्या बोला जाता है? इसको वाचक शब्द बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मैंने आपको बताया है, पहचान शब्द बोला जाता है, पहचान शब्द बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेरे हिसाब से ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, चांद की सी आ गया, ये देखो यहाँ पर सा सी, ये सी आने पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। नहीं मुझे इसका अर्थ मीनिंग याद,
लेकिन फिर भी मुझे है इस अलंकार का पता। इस अलंकार का पता क्या है? इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। ठीक है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे अगला यहाँ पर प्रश्न आता है। प्रश्न में चिन्हों में उठती है भाग्य सागर, भाग्य रूपी सागर। यहाँ दो शब्द हैं, दो शब्दों के बीच में डैश का निशान है। बाकी पूरे में कहीं से कहीं भी किसी भी अलंकार का कोई वाचक शब्द नहीं है, किसी भी अलंकार का कोई पहचान का शब्द नहीं है, लेकिन दो शब्दों के बीच में डैश का निशान आ रहा है और दोनों शब्द अलग अलग हैं। तो फिर तो क्या है? फिर तो रूपक अलंकार है। तो आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन जो ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं उस ट्रिक को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ पर फिर बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये रहा अपना उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में कौन से शब्दों को याद रखना है? उपमा अलंकार में आप लोगों को शब्दों को याद रखना है सा, सी, सम, सरिस, समान, सदृश्य। अगर इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, अगली बात मैंने यहाँ पर करी आप लोगों के लिए रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार मैंने आपको क्या बोला कि दो शब्दों के दो शब्दों के बीच में, ये लिखा रहा हूं मैं, दो शब्दों के बीच में डैश का निशान होगा इस तरह से, और दोनों शब्द क्या होंगे? दोनों शब्द अलग अलग होंगे। दोनों शब्द अलग अलग होंगे। दोनों शब्द अलग अलग होंगे। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला यहाँ पर बात हम लोगों ने करी है तीसरे नंबर पर उत्प्रेक्षा अलंकार की। जो उत्प्रेक्षा अलंकार है यहां पर मैं बात कर चुका हूं आपको कि ज्यों, त्यों, मनु, मानो, जनु, जानो, मनहू, ठीक है, और जनहू, दोनों तरह से आ सकता है। ठीक है, तो इतने सारे शब्दों में से भी कोई भी शब्द आ जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बस इतनी सी चीजें याद रखनी है। इतनी बड़ी रामायण हम लोगों ने जो पढ़ी है, ये पॉइंट ही आपको याद रखनी है। कर लोगे? देखो, अगर उपमा अलंकार है तो किसी पंक्ति में इनमें से कोई भी एक शब्द आ रहा है, इसका मतलब वहां पर उपमा अलंकार है। दो शब्दों के बीच में डैश का निशान दिया हुआ है, दोनों शब्द अलग अलग हैं और किसी का भी वाचक शब्द वहां पर नहीं है, इसका मतलब रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा में इनमें से कोई भी एक शब्द दिया हुआ है और ऑप्शन में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। तो मेरे हिसाब से ये सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो यहाँ तक की जो बात थी हम लोगों ने अच्छी तरह से सीखी है, और जो अलंकार का जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है वो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अलंकार का कोई भी पॉइंट जो है आप लोगों से बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इसे ढंग से पढ़ा। जो ट्रिक मेरे द्वारा आपको बताई गई है, एक एक बात को अगर आप लोगों ने रिवाइज किया, एक एक पॉइंट को आप लोगों ने अपनी नोटबुक में लिखा और एक एक क्वेश्चन को आपने रिवाइज किया, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवाए हैं इन क्वेश्चन को बार बार करें, इन क्वेश्चन को आप गृह कार्य के रूप में करें, होमवर्क के रूप में करें। आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत नहीं होगा। पेपर के अंदर आप 100% इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, 100% राइट क्वेश्चन करके आओगे, ये गारंटी मेरी आपको है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इस जो लेक्चर को जो है यहीं समाप्त करते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।